हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ हरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में सॉइल के बारे में पढ़ा, यानी मृदा के बारे में। वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। उसमें जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे, जितने बने हैं आज तक, सारे मैंने इंक्लूड किए। यदि आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखें। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री। आइए आगे बात करते हैं न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन एंड प्रबंधन। ठीक है, एवं प्रबंधन हिंदी में बोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे फसल उत्पादन की बात करी गई। तो फसल क्या होता है? क्या जितने सारे प्लांट हमारी नज़र के सामने होते हैं, आसपास होते हैं, सबको क्रॉप बोल सकते हैं? जी नहीं। तो फिर किसे क्रॉप बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे उसको? मे भी कथन के रूप में पूछ ले कि ये सही है क्या गलत है, कि फसल की डेफिनेशन देख के तो कैसे हम जानेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, वही बात कर लेते हैं, फसल किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ठीक है, कोई खेत है, कोई पर्टिकुलर एक एरिया है जिसमें क्या है, एक ही तरीके के प्लांट लगे हुए हैं, एक ही तरीके के प्लांट लगे हुए हैं। पर्टिकुलर ये कोई एरिया है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक ही तरीके के, इस तरीके से प्लांट लगे हुए हैं, एक ही तरीके के। तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बड़े पैमाने पे, ठीक है, मतलब जो क्राइटेरिया खेत का, एक बड़े फील्ड में एक ही तरीके के अगर बीज लगे हैं, एक ही तरीके के प्लांट लगे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी क्रॉप, फसल कहलाएगी। तो वही लिखा मैंने कि जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। जैसे गेहूँ, धान वगैरह हो गया, तो ये क्या है? क्रॉप है। सबको क्रॉप नहीं बोल सकते, किनको बोलेंगे? ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ क्रॉप की, यानी फसल के प्रकार की। तो यहाँ पे मैंने जायद को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 2 की बात करी गई, तो मैं 2 को बताऊँगी। पहला है खरीफ की फसल, जो कि कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और दूसरा है रबी की फसल, जो कि ठंड के मौसम में बोई जाती है, यानी कि कब बोया जाता है? शीत ऋतु में। टाइम पीरियड बात कर लेते हैं। खरीफ की फसल का टाइम पीरियड होता है जून से सितंबर, और इसकी बात करें रबी की फसल का, तो उसका टाइम पीरियड होता है कितना? अक्टूबर से मार्च होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे जो खरीफ की फसल है उसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। यहाँ पे मूंगफली, कपास ज़रूर याद रखना। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। मूंगफली, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता ही रहते हैं, तो बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, ये अच्छे से याद रखना। आइए आगे बात करते हैं रबी की फसल, जो कि ठंड के मौसम में बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च इसका पूरा टाइम पीरियड होता है। मैं बोने का नहीं बता रही हूँ, ठीक है, टोटल बता रही हूँ। यहाँ जो मैंने टाइम लिखा है वो टोटल वाला है। एग्जाम्पल में गेहूँ, चना, मटर, ये सबको याद रहता है। सरसों, अलसी याद रखना, ये दोनों पूछे जा चुके हैं। तो सरसों और अलसी किस टाइप की फसल है? तो वो है रबी की फसल, ठीक है। कब बोई जाती है? ठंड में बोई जाती है। खरीफ, रबी, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? कब बोई जाती है, क्या टाइम पीरियड होता है, टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, और एग्जाम्पल, बस इतना याद रखना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। अब जो जितनी सारी फसल्स हैं, ये सारी जो फसल वगैरह क्रॉप्स हैं, ये क्या ऐसे ही डायरेक्टली लगा दी जाती है, या इनका कोई पर्टिकुलर मेथड होता है उसके थ्रू, मतलब एक प्रोसेस होता है उससे पूरा लगाना पड़ता है, या फिर ऐसे ही लगा दिया जाता है? तो जी नहीं, इसका एक प्रोसेस है, उसके थ्रू इसको क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, एक सिक्वेंस में आपको याद रखना है। पहला क्या, जो कृषि पद्धतियाँ हैं, किन किन प्रोसेस से सारा काम किया जाता है, क्रॉप को लगाया जाता है, तो उसको पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है। उसके बाद मतलब जुताई वगैरह करी जाती है ना। अगर बहुत ही हार्ड है, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, मतलब सूखा सूखा है, तो क्या करते हैं? छपाते हैं, जो गांव में बोलते हैं, पानी वगैरह दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? जुताई वगैरह की जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब जुताई हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है मिट्टी, तो उसके बाद क्या किया जाता है? बोते हैं, बीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो बीज होते हैं उनको क्या किया जाता है? बोया जाता है। आगे क्या किया जाता है? खाद और उर्वरक दिया जाता है। फिर ठीक है, खाद और उर्वरक दिया जाता है। तो खाद और उर्वरक दोनों क्यों दिए जाते हैं? तो देखिए, कभी कभी होता है कि हम एक बार फसल लगा दिए, उसके बाद उसको काट लिए, फिर दोबारा लगा दिए, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो वहाँ पे जितने पोषक तत्व होंगे वो तो ख़त्म हो जाएंगे ना। अब चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बेबी हो, चाहे ह्यूमन हो, सबको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए। तो ज़रूरी है कि जहाँ पर वो लग रहा है वहाँ पर न्यूट्रिशन हो, और उसी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब जो कमी है उसको भरने के लिए क्या किया जाता है? खाद और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। दोनों में डिफरेंस अभी मैं बताऊँगी, ठीक है। आगे क्या किया
किया जाता है टाइम टू टाइम, अब खाना खाएंगे तो पानी भी पिएंगे तो टाइम टू टाइम पानी भी दिया जाता है उनको, वो सिंचाई कहलाता है। फिर उसके बाद 5वां है खरपतवार को हटाया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी अनचाही चीज़ें जो कि हमें ज़रूरत नहीं है वो सिर्फ कंपटीशन करेंगी जो हमारे क्रॉप्स हैं उनके साथ, तो उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है, क्योंकि भैया वो भी बढ़ रही हैं, उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर वो सारा न्यूट्रिशन वही ले लेंगी तो हमारी फसल जो होगी वो कैसे हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए क्या किया जाता है, खरपतवार को हटाया जाता है। तो क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। आगे क्या है, कटाई की जाती है। भैया फसल हमारी तैयार हो गई, मैंने बो भी दिया, खाद वगैरह डाल दी, पानी डाल दिया, खरपतवार हटा दिया, वो बड़ी हो गई तो क्या करेंगे, उसको काटेंगे। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग करी गई और उसके बाद क्या हुआ, इसको स्टोर किया गया। तो ये एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर बोना, फिर खाद और फर्टिलाइज़र हो गया, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर उसके बाद सिंचाई हो गया है, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। तो ये हैं कृषि की पद्धतियाँ। अभी इनके बारे में पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है, कौन कौन से ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि पहले यूज़ होती थी जुताई में और अब कौन सी यूज़ होती है, ये आपको याद रखना है। बोने वाली कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले कैसे बोया जाता था, अब कैसे बोया जाता है। तो जैसे अब है सीड, क्या बोलते हैं उसको, सीड ड्रिल करके बोला जाता है, सीड ड्रिल बोला जाता है, जिसके थ्रू मॉडर्न तरीके से बीज बोने वाली मशीन जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे जुताई वगैरह पहले हल से किया जाता था, अब कल्टीवेटर से किया जाता है। सो इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखना, अभी मैं बताऊंगी। सिंचाई वगैरह हो गया, इसमें कौन, सिंचाई वाले से क्वेश्चन बन चुका है, तो अभी मैं बताऊँगी सारी चीज़ें, ये आप सिक्वेंस में ऐसे याद रखें। तो आई थिंक आपको क्रॉप टाइप और कृषि की पद्धति, ये अभी आप ऐसा सीक्वेंस में याद रखना, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अब हम वही जो कृषि की पद्धतियाँ थी उनमें पर्टिकुलर क्या क्या याद रखना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार रखने, मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या था, मिट्टी को तैयार करना। अब कैसे करेंगे तैयार, मिट्टी को पोला बनाया जाता है, ठीक है। अगर वो हार्ड है, काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, तो पानी उसमें लगाया जाता है, उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसकी जुताई करी जाती है। जुताई करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसमें ये हल हो गया, कुदाली हो गया, कल्टीवेटर हो गया। ये दोनों मेथड कैसे हैं, ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत जिसे बोलते हैं, और ये कैसा है, मॉडर्न आधुनिक वाला है, ठीक है। आधुनिक तरीके से खेतों की जो जुताई करी जाती है, मिट्टी को उलटना और पलटना, ठीक है, उसको पोला बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जुताई करना कहलाता है। और वो किसके अंतर्गत आएगा, मिट्टी को तैयार करने के अंतर्गत आएगा। अब क्या किया गया, मिट्टी को उल्टा पलटा गया। उसके बाद अगर ढेले वगैरह रहते हैं तो आपने देखा होगा पहटाया जाता है, ठीक है, पाटल की सहायता से, तो पहटाना वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे याद क्या रखना है, मिट्टी को तैयार करने में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कौन से जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं जुताई में, ठीक है। सो जुताई में हल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। औजार कौन कौन से यूज़ होते हैं जब जुताई होती है, और कुदाली का यूज़ किया जाता है। कुदाली को ना जो खरपतवार होते हैं उनको भी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, साथ में मिट्टी को पोला करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। पोला क्यों किया जाता है, ताकि जो ह्यूमस है ना, न्यूट्रिशन है, वाटर, वो अच्छे से अब्जॉर्व कर सके, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जुताई में हल का यूज़ किया जाता है, कुदाली का, कल्टीवेटर का। तो ये आप औजार जो यूज़ करे जाते हैं आप इनको याद रखना। आगे बात करेंगे, भैया मिट्टी तैयार हो गई तो अब हम क्या करेंगे, बीज को उसमें बोएंगे। तो दूसरा क्या है, बुआई करना। यहाँ पे क्या याद रखना है, परंपरागत तरीका कौन सा था बोने का और आधुनिक कौन सा है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड था वो था कीप की हेल्प से यूज़ किया जाता था। जैसे आप बैलों को नहीं देखते हैं जो हल की सहायता से बैल से जुताई करी जाती है ना, वैसे ही क्या था कि एक कीप थी, ऐसे इस टाइप से कीप रहती थी। ये कीप है, ठीक है, सॉरी, ऐसे कीप रहती थी यहाँ इस टाइप से, और यहाँ पे खूब सारा ऐसा करके बना हुआ था। यहाँ पे बीज डाले जाते थे इससे होकर, और ये जैसे हल वगैरह नहीं चलता है, सेम वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस था। और ये आगे चलते, मतलब आगे जो बैल वगैरह हैं वो चलते जाते थे, और जो बीज डाल दिया जाता था वो भी इससे होते हुए जो जुताई वगैरह करी जाती है ना, साथ का साथ बोया भी जाता था। तो ये है कीप के मेथड के थ्रू। यहाँ पे आपको मेथड नहीं याद रखना है कि नहीं, हाँ कैसे किया जाता है, सिर्फ ये याद रखिए कि जो ये कीप की हेल्प से बुआई
बुआई करी जाती थी। मैं भी डाल दे क्वेश्चन पूछ ले कि कीप की हेल्प से क्या किया जाता था क्रॉप में, तो बुआई करी जाती थी। ठीक है, अब आधुनिक मेथड में किसका यूज़ किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। जैसे कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीनें आ गई है, वैसे बीज बोने के लिए भी मशीनें हैं जिसका नाम है सीड ड्रिल नाम है। ठीक है, सो इसकी सहायता से क्या किया जाता है, बीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बीजों को बोया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पे ये दो तरीके याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। कीप की सहायता से मैंने समझा दिया, कीप रहती है उसमें बीज डाला जाता है, वो बीज एक पाइप के थ्रू से बना होता है, लकड़ी का ही सारा बना होता है, उसके थ्रू ये क्या होता है, नीचे जो मिट्टी होती है उसमें आते रहते हैं। तो ये वो कीप के थ्रू। ठीक है, आगे अब मैं उस फिगर को बनाया नहीं तो मैं अच्छे से समझाती वहाँ पर, लेकिन चलिए कोई नहीं, आपको इतना तो समझ में आया होगा। आगे क्या किया जाएगा, तो खाद एवं जो फर्टिलाइज़र है उनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, खाद अलग है, फर्टिलाइज़र अलग है। ठीक है, उर्वरक अलग है। तो देखिए, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, यानी जो पोषक स्तर है, उनका जो पोषक तत्व है वो बने रहे मिट्टी में, उसके लिए यूज़ किया जाता है खाद और फर्टिलाइज़र का, यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का। तो बात कर लेते हैं उर्वरक और खाद के थोड़ा डिफरेंस के बारे में। मैं भी क्वेश्चन पूछ ले, तो देखिए जो फर्टिलाइज़र है वो क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है फर्टिलाइज़र। कहाँ, फैक्ट्रियों में, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, ये कहाँ बनती है, सब फैक्ट्रियों में बनती है, ह्यूमन मेड होती है ना, मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। खाद की बात करते हैं तो खाद जो होता है नेचुरली बनता है। ठीक है, नेचुरली सब्सटेंस होता है, जो भी हमारे घर का छिलके वगैरह हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, जो भी कूड़ा कचरा होता है सब कहाँ जाता है। आपने गांव में नाम सुना होगा, अब हमें नहीं पता आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ बोला जाता था जहाँ पर सारा घर का कचरा इकट्ठा किया जाता था, गोबर वगैरह भी इकट्ठा किया जाता था। कचरा मीन्स दैट नाली का कचरा नहीं। ठीक है, जैसे हम उनकी बात करें, प्लांट वगैरह के जो छिलके हो गए सारे, है ना, प्लांट मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह के छिलके हो गए, घर की सब्जियों के छिलके हो गए, जितना घर का झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद सब इकट्ठा हुआ कचरा, किचन का जितना सारा हुआ, गोबर हुआ, गाय भैंस जिनका सबका गोबर, उसको सब इकट्ठा करके डाला जाता था एक प्लेस पे, जिसको बोला जाता था घूर। आई थिंक आपके यहाँ न जाने क्या बोला जाता रहा होगा या बोला जाता होगा, मेरे यहाँ घूर ही बोला जाता था। तो वहाँ पे क्या किया जाता था, सारे जो भी कचरा होता था उसको इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, सारे कचरे को, और वो धीरे धीरे क्या होता था, जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह थे उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। तो वही है, नेचुरली सब्सटेंस है ये, जिसमें प्लांट गोबर के अवशेष और भी जो घर की सारी चीज़ें होती हैं वो ऐड होती हैं। यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं, जैसे झिल्ली वगैरह हो गई, जिन्हें पॉलीथीन बोलते हैं, झिल्ली बोल रहा है, पॉलीथीन वगैरह हो गई, प्लास्टिक हो, इनको इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, जितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ऐसे जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो सारे कहाँ यूज़ होते हैं, तो जो खाद वगैरह बनाई जाती है नेचुरली सब्सटेंस के थ्रू, उसमें यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये कैसा होता है, नेचुरली सब्सटेंस होता है, जिसमें प्लांट गोबर के जो अवशेष होते हैं, ठीक है, गोबर वगैरह होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू। सो उसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, खाद का निर्माण होता है। और कहाँ पर, खेतों में होता है। आप खेतों में डालिए, है ना, खेतों में डाला जाता है, खेतों में ही डाल दिया जाता है। गोबर वगैरह लेके कहाँ जाया जाता है, खेतों में डाल दिया, वहीं सड़ता रहता है, सड़ने के बाद भुरभुरा पूरा एकदम ख़त्म ही हो जाता है। तो वो बहुत ही अच्छी खाद बनती है और पोल्यूशन फ्री भी होती है, उसमें पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र हैं इनसे पोल्यूशन भी होता है। आगे बात करते हैं दूसरा, मिट्टी। इसमें क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती। ह्यूमस मतलब समझ रहे, सड़ी गली चीज़ें। अब सड़ी गली चीज़ें तो हम खाद में यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे पत्ते वगैरह हो गए, गोबर वगैरह हो गया, तो ये जब सड़ेंगे, सड़ी गली चीज़ें, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। ह्यूमस क्या है, सड़ी गली चीज़ें, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है हमारी अर्थ पे, वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। तो भैया फर्टिलाइज़र में कहाँ से आएगा, या यूरिया वगैरह में कहाँ से आएगा, ये तो ये किसमें बना, खाद में बनता है। तो खाद में क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होती है, प्रचुर मात्रा में, काफ़ी अच्छे से प्राप्ति होती है। गोबर वगैरह मेनली यूज़ किया जाता है। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि गोबर को क्या किया जाता है, खेतों वगैरह में डाला जाता है ताकि खाद वगैरह अच्छे से बन सके। खाद ही बोला जाता है गांव में, जिसे पासी बोलते हैं। अब पासी वो वाला नहीं, पासी बोलते हैं, पास कहा जाता है। वो डाला जाता है जब खेतों की जुताई वगैरह होती है, सबसे पहले उसको ही डाला जाता है खेतों में। अब हमें नहीं पता आपके यहाँ क्या बोला जाता है, मेरे यहाँ ये बोला जाता था। आगे बात करते हैं, जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना, फर्टिलाइज़र में कौन कौन से पोषक
जो तत्व होते हैं उनकी प्राचुर्यता होती है ज़्यादा मात्रा में, तो वो है नाइट्रोजन, पोटासियम और कौन सा है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, NPK। ये याद रखना, ये प्राइमरी न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं किसके, प्लांट्स के। सो जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं वो है NPK, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, ठीक है। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटासियम। तो ये अच्छे से याद रखना। ये फर्टिलाइजर्स में क्या है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ बात करी जाए तो यहाँ नहीं बताया जा सकता कि कौन कितनी मात्रा में होता है। यहाँ भैया फैक्ट्री में यूज़ होता है, उसमें लिखा रहता है कि ये इतना है, नाइट्रोजन इतना है, इसमें फास्फोरस इतना है, पोटेशियम इतना है। इसमें तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ह्यूमन तो उसको बनाता नहीं, नेचुरली बनता है, तो इसलिए यहाँ पर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आगे बात करें जो फर्टिलाइज़र है इनका अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन होता है इसका, यानी कि ये पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं। एग्जांपल में बात करें यूरिया वगैरह हो गया, तो हमने बताया यूरिया वगैरह हो गया, ये सब क्या है, फर्टिलाइज़र हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं खाद में, कुछ मैंने और इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं उनको देख लेते हैं। जो खाद होती है ना, इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मिट्टी इससे भुरभुरी और साथ में पोरस भी होती है, सरंध्र प्रेजेंट होते हैं। सरंध्र भी मतलब कि होल भी होते हैं, होल मीन्स दैट गैप, ठीक है। मतलब सरंध्र का मतलब समझ रहे हैं, छिद्र युक्त, है ना। सो ये किस लिए अच्छी होती है, तो गैस एक्सचेंज के लिए हेल्प करती है अगर मिट्टी अच्छे से क्या है, पोली है, पोरस है, ठीक है, छिद्र युक्त है। आगे है, इसमें क्या होता है कि जो मित्र जीवाणु होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे खराब दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, खाद की वजह से ज़्यादा होती है, क्योंकि वही सब क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुए को कहा जाता है, ये आपको पता होगा और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फसल, ये अगर खाद की बात करें तो ये खाद क्या करती है, फसल को पाले और गर्म हवा से सुरक्षा भी करती है। तो ये गर्म हवा और पाले से सुरक्षा भी करती है कौन, खाद। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। एक सेकंड फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं फिर आगे बात करते हैं। मिट्टी को तैयार किया गया, यानी कि उसको पोला बनाया गया, किसके थ्रू बनाया गया, जुताई करके थ्रू, हल की सहायता से, कुदाली की सहायता से, कल्टीवेटर की सहायता से। बुआई की अगर बात करी जाए तो परंपरागत तरीका कीप के थ्रू किया जाता था। ट्रेडिशनल में सीड ड्रिल एक मशीन है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, बुआई करी जाती है। फर्टिलाइजर और खाद के यूज़ किए जाते हैं ताकि जो पोषक तत्व है वो अच्छे से बने रहे उस जहाँ पे हम प्लांट ग्रो करवाना चाह रहे हैं या फिर जहाँ पे हम क्रॉप्स लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर और खाद में क्या डिफरेंस है, तो ये भैया ह्यूमन मेड है, यानी मानव निर्मित है, फैक्ट्री में बनाई जाती है, नेचुरली होती है। इसमें प्लांट और गोबर के जो अवशेष होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होता है, ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। जो हमारी मिट्टी है उसको ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन इससे ह्यूमस की प्राप्ति होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद ही खेत में पड़ी रहती हैं, सड़ती गलती रहती हैं। यहाँ पर जो ये प्लांट वगैरह, गोबर वगैरह ये पड़ा रहता है, धीरे धीरे सड़ता गलता रहता है, तो इससे क्या होता है, इसको ह्यूमस की प्राप्ति होती है। इसमें अगर बात करें जाए मेन जो पोषक तत्व है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है। और यहाँ पर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कितना कौन है, मतलब कितने पोषक तत्व हैं इसमें प्रेजेंट है। इसके ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, फर्टिलाइजर्स का वाटर पोल्यूशन होता है, और इसके ज़्यादा यूज़ करने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता, लेकिन इससे क्या होता है, पोल्यूशन भी होता है। इसमें क्या होता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, मिट्टी भुरभुरी साथ में पोरस बनती है, जिससे हेल्प किसमें होती है ये चीज़, तो हेल्प करती है इसमें गैस के एक्सचेंज में। मित्र जीवाणुओं की संख्या किसमें ज़्यादा होती है, खाद में। ये तो सही है कि यहाँ पर ज़्यादा ही होगी, उसका कारण क्या है, सारे बैक्टीरिया तो डिकम्पोज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बैक्टीरिया, तो वो क्या करेंगे, उनकी मित्र जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। और किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केचुए को कहा जाता है। फसल को पाले और साथ में गर्म हवा से भी बचाती है कौन, खाद। तो देखा जाए ना तो ये खाद वाला जो है, मतलब जो कंपोस्ट, ठीक है, खाद वगैरह है, ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छी है फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में। हम ज़्यादा ग्रोथ के चक्कर में क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लेकिन हमारी बॉडी के लिए भी हानिकारक है भैया। खाद जो है ना बॉडी के लिए है, और जो अर्थ है वो तो
हो ही रही है ना, पोल्यूशन उसमें सारी चीज़ें हो ही रही हैं, वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे कीटों को मारने वाली दवाएं डालते हैं ना, तो उनसे भी क्या होता है, हम पोल्यूशन भी होता है, साथ में हमारे लिए भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे होती हैं, अभी आगे हम बात करने ही वाले हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या याद रखना मैंने बता दिया, यहाँ पर सिर्फ आपको तरीके याद रखने, कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड है, यानी ट्रेडिशनल कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू ये काम होता था, मतलब जुताई वगैरह हो गई, बुआई हो गई, और खाद, और इसमें डिफरेंस याद रखना कि कैसे क्या सारा सिस्टम होता है। तो आइए आगे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। ठीक है, सिंचाई में मैं याद रहा, सिंचाई तो आप समझ रहे हैं, पानी देना, प्लांट को जो भी हमारी क्रॉप्स है उसको क्या करना, पानी देना ही क्या कहलाता है, टाइम टू टाइम सिंचाई कहलाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड आपको याद रखना है, कौन सा, घिरनी की सहायता से हो गया, चेन पंप जो है ना उसको चलाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, बायोगैस की हेल्प ली जाती है, और इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो क्या क्या है, ढेकली हो गया, घिरनी हो गया, चेन पंप हो गया, इनकी सहायता से पहले के ज़माने में, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है ये, पहले यूज़ किया जाता। लेकिन मॉडर्न, जब अगर मैं आधुनिक तरीके की बात करूँ, सो अब किसका यूज़ किया जाता है, तो देखिए छिड़काव तंत्र का यूज़ किया जाता है, जिसे स्प्रिंकलर मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। इसके थ्रू क्या किया जाता है, सिंचाई करी जाती है। ये बेसिकली होता कहाँ है, तो जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, पानी को वेस्ट नहीं किया जाता। सो स्प्रिंकलर मतलब छिड़काव तंत्र। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, ऐसे पानी को छिड़का जाता है। ठीक है, उस टाइप से पाइप बनी होती है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सपोज यहाँ से पानी जाना है इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे जैसे वो घर में ना शावर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे बना होता है, ऐसे बहुत सारी लाइन में ऐसे बनी होती है, यहाँ पर लगा होता है। यहाँ क्या होते हैं, प्लांट असमतल, जहाँ पर ज़मीन जो होती है समतल नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये असमतल ज़मीन है, ठीक है, समतल नहीं है, ये क्रॉप लगे हुए हैं, इस तरीके से बना होता है सिस्टम इसका। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से पानी आता है इस पाइप के, फिर यहाँ जाता है, और उसके थ्रू धीरे धीरे इनमें सब में धीरे धीरे जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे फुहारा बोलते हैं, उस टाइप से क्या होता है, यहाँ पे सिंचाई होती है। तो इससे क्या होता है, पानी भी वेस्ट नहीं होता है, और सारे जितने प्लांट होते हैं उनको पानी भी मिल जाता है। तो ये तरीका हो गया कैसा, छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम, जो कि कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर भूमि कैसी हो, असमतल हो, जल की क्या हो, मात्रा कम हो, वहाँ पर यूज़ किया जाता है छिड़काव तंत्र का। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो जो कॉफ़ी की खेती होती है ना, उसमें यूज़ किया जाता है कौन सा, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है, किसके लिए, सिंचाई के लिए। दूसरा है ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी बूंद बूंद के रूप में पौधे के ऊपर डाला जाता है, यानी बूंद बूंद पौधों की जड़ों में पानी को क्या किया जाता है, गिराया जाता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है, ड्रिप सिस्टम कहलाता है। ये बेसिकली कहाँ यूज़ किया जाता है, किन प्लांट्स के लिए, तो जो फलदार पौधे होते हैं, बगीचे होते हैं, वृक्ष को पानी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कौन सा, ड्रिप सिस्टम। तो आप ये दोनों याद रखना, इसमें पूछा गया है छिड़काव तंत्र। ठीक है, सो ये कैसा मेथड है, तो ये आधुनिक तरीका है। पहले घिरनी की तरीके से, घिरनी आप देखें कुएं में, जो कुआं होता है ना, उसमें ऐसे बाल्टी डाली जाती है, तो ऐसे ऐसे करके जो घुमा करता है ना, उसको बोलते हैं घिरनी, ऐसे ऐसे करके, तो उसकी सहायता से भी क्या किया जाता था, सिंचाई करी जाती थी। चेन पंप हो गया, वैसे ही होता है, कुएं की तरीके का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर चलाने के लिए हाथ का यूज़ नहीं, यहाँ पर किसका, बायोगैस का, इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। आगे बात करें, ढेकली का यूज़ किया जाता था। आधुनिक तरीके की अगर बात करी जाए तो छिड़काव तंत्र में बताया, और ड्रिप तंत्र इनका यूज़ किया जाता था, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। इन दोनों का बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ भूमि असमतल हो, समतल नहीं होती है, उबड़ खाबड़ जैसे होती है, तो वहाँ यूज़ किया जाता है। उबड़ खाबड़ मतलब समझ रहे हैं, ढलान जैसी हो, एकदम सपाट ना हो, कहने का मतलब। और ड्रिप सिस्टम, यहाँ पे बूंद बूंद के रूप में पानी क्या होता है, पौधों की जड़ों पर डाला जाता है। तो ये दोनों समझ में आएंगे आपको। आगे बात करते हैं खरपतवार से सुरक्षा, मतलब वो चीज़ जो हमारे लिए जो प्लांट्स हैं उनके लिए हानिकारक है, हमारे लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है उनकी, तो उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। वो किस प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है, तो वो होता है निराई, बोला जाता है गाँव में ना, तो निराई करी जाती है, जिससे क्या किया जाता है, खुरपी की सहायता से जो प्लांट्स होते हैं उनको बाहर किया जाता है। वो प्लांट्स जो हमारे लिए अवांछित हैं, हमारे लिए सही
नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। और एक यहाँ पे खरपतवार नाशी है, आप उसको याद रखें, पूछा जा चुका है। 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवार नाशी है, ठीक है। खरपतवार जो होता है उसको नष्ट करता है ये 2,4-D, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं कटाई की। अब भैया खरपतवार हमने साफ़ कर दिया, हमारी सिंचाई भी हो गई, प्लांट भी तैयार हो गया हमारा, जो क्रॉप्स यहाँ बात करेंगे क्योंकि हम क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो क्रॉप्स क्या हुई, हमारी तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो कटाई के लिए आप समझ ही रहे हैं, उसको काटना फसल को क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। यूज़ यहाँ पे सिर्फ बताना मुझे, दराती का यूज़ क्या रहता है, दराती आप जानते होंगे, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना पा रही, लेकिन यहाँ पे दांत ऐसे लगे होते हैं इस तरीके से खूब सारे, ठीक है। और उसकी सहायता से क्या किया जाता है, कटाई करी जाती है। अब ये तो हो गया भाई गाँव में यूज़ किया जाता है, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं ना काटने वाली, हार्वेस्टर। सो हार्वेस्टर की सहायता से भी क्या किया जाता है, कटाई करी जाती है। जो हार्वेस्टर होता है वो थ्रेसिंग भी उसमें साथ में होती है, यानी दोनों का काम करती है। अब मैम थ्रेसिंग क्या होता है, आप ये बता दीजिए। तो थ्रेसिंग का मतलब होता है जो बीज हैं उनको भूसे से अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। और ये दोनों काम, काटने का भी काम करती है मशीन, और जो बीज हैं उनको किससे, अनाज को किससे अलग कर रही है, तो भूसे से भी अलग करने का काम करती है। कौन, हार्वेस्टर, जो मशीनें होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, दोनों को याद रखना। थ्रेशर का मतलब क्या होता है, जो बीज हैं उनको भूसे से अलग करना थ्रेशर कहलाता है। और विनोइंग का मतलब होता है, जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, फटक कर बीजों को निकालने का, जो अनाज होता है उसको अलग करते हैं भूसे से। तो वही भूसा, सारी चीज़ें हैं, भूसा मतलब या फिर जो जिसमें वो लगा हुआ है, ठीक है, जो फसल लगी हुई है। जैसे हम क्या करते हैं, उसको धान को पीट के निकालते हैं ना, तो उस तरीके से छोटे किसान क्या करते हैं, अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। तो अनाज के दानों को जो फटक कर अलग किया जाता है तो विनोइंग कहलाता है। और वही जब हम मशीनों के थ्रू करते हैं, यानी बीजों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, तो थ्रेशर कहलाता है। तो दोनों क्लियर हुआ, ठीक है। एक फटक के यूज़ किया जा रहा है तो वो कहलाता है विनोइंग, और जब जो अनाज हैं उनको किससे अलग किया जा रहा है, भूसे से, वो कहलाता है थ्रेशर। तो जो हार्वेस्टर हैं दोनों का काम करते हैं, तो इन दोनों को याद रखना आप, अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं कटाई के समय बहुत सारे जो त्यौहार हैं, जब कटाई होती है उन ऋतुओं में क्या होता है, बहुत सारे त्यौहार मनाया जाता है। तो कुछ त्यौहार उसमें दे रखे थे, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पोंगल है, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी है, ये तो पूरे देखा जाए भारत में ही मनाया जाता है हमारे, लेकिन हर जगह अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली ये पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। आगे होली हो गया, गेहूं के समय की जब कटाई होती है। बिहू असम में मनाया जाता है, चावल के समय। तो ये चीज़ें आप याद रखना है, कटाई के समय कुछ पर्व हैं जो कि मनाए जाते हैं, तो उनको दिमाग में रखना। आगे बात करते हैं भंडारण की, ठीक है। काट लिया, घर ले आए, स्टोर करने की बात करी जाए, सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें जितनी सारी नमी होती है ना उसको पहले सुखाते हैं ताकि ख़राब ना हो, है ना। नमी रहेगी तो हमारे जो फसल है, यानी जो हमारी अनाज है, वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो जब तक 14% ना हो जाए, ठीक है, जो उसमें नमी है, तब तक हम क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो देखिए, भंडारगृह और साइलो दो जगह किया जाता है। साइलो जब बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है, जो हमारे अनाज है उनको साइलो कहा जाता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर जहाँ पर स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं। और भंडारगृह तो आप समझ रहे हैं कि जो जूट के बोरियां वगैरह होती हैं, उनमें क्या किया जाता है, भर के लगाया जाता है, तो भंडारगृह हो गया। तो आई थिंक आपको ये कृषि पद्धतियाँ क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, हम लोगों ने प्लांट से पढ़ लिए, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना। यहाँ पर अब मैं बता दूँ याद क्या रखना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ ये मेथड आपको याद रखना, वही मैं टू द पॉइंट चल रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। उसका कारण है कि मैं चाहती हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सारे, और तो सब चीज़ें समझ में आई रहेंगी। और ये सारी चीज़ें तो आपने देखा होगा गाँव में, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत होती है हम बता देते हैं। ये थ्रेशर याद रखना, विनोइंग क्या होता है ये याद रखना, ठीक है। और खरपतवार नाशी जो 2,4-D है, ये क्या है, तो खरपतवार नाशी है, ये याद रखना आप। और उसके बाद यहाँ पर भंडारगृह में उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आधुनिक तरीके याद रखना सिंचाई के, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ पर्व हैं जो कि वो इंपॉर्टेंट है, तो उनकी बात कर रहे हैं, उनको आप जरूर दिमाग में रखना। पोंगल, बैसाखी, होली, बिहू असम में मनाया जाता है, ये तो भारत में पूरे। बैसाखी हरियाणा पंजाब में ज़्यादा स्पेशली, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, किससे रिलेटेड
रिलेटेड, कृषि पद्धतियों से रिलेटेड। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा आगे बचा है, सिर्फ 1-2 लाइनें हैं। अब यहाँ पर मुझे ये बताना है कि अभी तक तो प्लांट से ही हो गया, हमने ले लिया अपना फूड, क्या सिर्फ प्लांट पर ही होता है? हम तो एनिमल जो उन पर भी जो डिपेंड है तो उनकी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस थोड़ा सा है, तो उसकी बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, अभी तक प्लांट की बात हो गई, प्लांट से फूड कैसे लिया हमने, कैसे स्टोर किया, कैसे सब इकट्ठा किया, है ना, ये सारी चीज़ें हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ ली। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सब बताया। अब ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अब सिर्फ हम प्लांट से ही नहीं लेते, हम एनिमल पर भी डिपेंड रहते हैं। वहाँ से दूध वगैरह हो गया, मांस वगैरह हो गया, ये सब भी हम लोग यूज़ करते हैं, अंडे वगैरह हो गए, तो एनिमल से भी हम क्या करते हैं, अपने भोजन को लेते हैं, ठीक है, उन पर भी डिपेंड है, प्लांट एंड एनिमल दोनों पर डिपेंड है। तो हम सबको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ वो बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है और ये दे भी रखा है एनसीईआरटी में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल दिया ही नहीं है, तो हमें करना भी नहीं है। वो है फिश, ठीक है, जो फिश होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो कॉड लिवर का तेल मिलता है उससे, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक जब मैंने दिया था 2000, हाँ मैं बता दूँ, मैंने 2020 में दिया था सीटेट, फर्स्ट टाइम ही दिया था, क्योंकि 2020 में ही हम डीएलएड कंप्लीट हुआ था मेरा, तो उसके बाद ही दिया था 2020 में, जनवरी में आई थिंक रिज़ल्ट आया था। उसके बाद जो पेपर हुआ था हमारा 20 का 21 में हुआ था पेपर, है ना, 20 तो पूरा कोरोना के चक्कर में ही चला गया, तो फिर 21 में जनवरी में पेपर हुआ था, 8 जनवरी ऐसे करके कुछ था, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, तब हमने दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर, ठीक है। सो जो फिश है वहाँ पर क्या है, कॉड लिवर तेल मिलता है। जो फिश है उसमें क्या होता है, तो जो कॉड लिवर तेल मिलता है, वहाँ पर कॉड लिवर तेल मिलता है, और जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन डी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप जो फिश होती है उससे क्या मिलता है, कॉड लिवर तेल, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो बस इतना याद रखना है, और यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, और पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि है नेचुरल फिनोमेना, और उसके बाद बायोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आई थिंक सेकंड लास्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल लास्ट है बायोलॉजी का, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।